ट्रायंगल को हम 3-4 पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। पहले हम ट्रायंगल में पढ़ेंगे फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम? फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड देखेंगे कितना सवाल हो सकता है। उसके बाद फिर हम टाइप ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सेंटर ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, त्रिभुज के केंद्र, तमाम पार्ट है त्रिभुज में, तो बारी बारी से करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि त्रिभुज की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इससे रिलेटेड कैसा कैसा सवाल आता है। उससे पहले ट्रायंगल है, त्रिभुज जो होता है क्या वो 3 इंटरसेक्टिंग लाइन का क्लोज्ड फिगर होता है? त्रिभुज ऐसे बनता है। अगर इसके बारे में आप बताना चाहें या कहना चाहें, ये कह सकते हैं कि त्रिभुज 3 इंटरसेक्टिंग लाइन है। ये तीनों लाइन कैसा है? प्रतिच्छेदी रेखा है। तो 3 प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा बंद आकृति है एक त्रिभुज। क्लोज्ड फिगर है ना, किधर से भी खुला नहीं रहता है। इसको नाम अगर देते हैं तो ABC देते हैं या PQR देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसका। इसमें क्या क्या बात है? पहली बात तो ये कि 3 प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा बंद आकृति है। त्रिभुज क्या है सर? त्रिभुज एक क्लोज्ड फिगर है जिसमें 3 इंटरसेक्टिंग लाइन है। इसमें और क्या दिख रहा है आपको सर? इसमें 3 एंगल, 3 कोण, जिनके नाम होंगे एंगल A, एंगल B और एंगल C, और 3 साइड्स, 3 भुजाएं। इन भुजाओं के नाम क्या होंगे? AB, BC एंड CA, और 3 वर्टेक्स, 3 शीर्ष दिखाई दे रहे हैं आपको। शीर्ष पे ही ना एंगल बना हुआ है, और 3 वर्टेक्स यानी कि शीर्ष। कौन कौन? A, B, C। तो त्रिभुज में ये 2 बेसिक जानकारियां हैं। पहले तो 3 प्रतिच्छेदी रेखा द्वारा बंद आकृति को क्या कहते हैं? हम त्रिभुज कहते हैं। इसमें क्या क्या होता है सर? 3 शीर्ष होते हैं जिनका नाम है A, B, C। 3 कोण होते हैं जिनका नाम है कोण A, कोण B और कोण C। 3 भुजाएं होती हैं AB, BC और CA। अगली ये बात समझनी है आपको कि सर ये जो भुजाएं हैं AB, BC, CA, इनकी लंबाई को भी हम लिखते हैं। जैसे एंगल A के सामने की भुजा है BC, तो BC के लेंथ को हम लोग स्मॉल a से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल a से। ऐसा लिखने का तरीका होता है। कोण A के सामने की भुजा को हम स्मॉल a बोलेंगे। ये स्मॉल a का लेंथ क्या है? BC के बराबर है। कोण B के सामने की भुजा को स्मॉल b बोलेंगे, और कोण C के सामने की भुजा को स्मॉल c कहते हैं। यानी भुजाओं की लंबाई को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से। तो तीसरी बात यह है कि भुजाओं की लंबाइयों को स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। अब किसको A, किसको B, किसको C कहेंगे तो आप जान गए। कोण A के सामने की भुजा को स्मॉल a, कोण B के सामने की भुजा को स्मॉल b और कोण C के सामने की भुजा को स्मॉल c। इसके अलावा ये तो बेसिक जानकारी है त्रिभुज का। हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज का जो फंडामेंटल गुण है वो पढ़ रहे हैं।
तो पहला प्रॉपर्टी, ये हमें नाम मैं लिख दे रहा हूं प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट प्रॉपर्टी, पहला प्रॉपर्टी तो हमें ये जानना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। पहली प्रॉपर्टी ये कहेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। अच्छा, ये तीनों कोणों कौन सा तीनों कोण? आंतरिक कोण की बाह्य कोण? और जब कुछ नहीं लिखा रहता है तो आंतरिक कोण, और बाह्य कोण का बात अगर होगा तो उसके लिए उसको लिखना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा। तो हम नहीं लिखे कि कौन कोण है, खाली लिख दिए तीनों कोण। इसका मतलब ऑटोमेटिक ये कौन सा कोण होगा? आंतरिक कोण। आंतरिक कोण किसको कहते हैं? जैसे ये वाला एंगल है, यही है एंगल ए, इसी का नाम है एंगल आंतरिक कोण। इस एंगल का नाम है इंटीरियर एंगल बी, और इसका नाम है इंटीरियर एंगल सी। इनकी बात हो रही है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इसकी चर्चा हुई थी पिछले क्लास में भी, यहां भी देख लीजिए। जैसे ये त्रिभुज है, इसमें ये है ए वर्टेक्स, ये है बी वर्टेक्स और ये है सी वर्टेक्स। तो मैंने बोला था कैसे होता है। आप ये जो लाइन बीसी देख रहे हैं, अगर इसके पैरेलल यहाँ एक लाइन खींच देंगे, इस बीसी के पैरेलल अगर आप एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो आप कहोगे ये वाला एंगल तो सर इंटीरियर एंगल ए ही है, ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल बी है, और ये वाला एंगल इंटीरियर एंगल सी है। और जैसे मैंने बीसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है, तो ये जो एसी बनेगा, अब वो एक ट्रांसवर्स लाइन का काम करेगा, तिर्यक रेखा बनेगा। और जब ये तिर्यक रेखा बनेगा, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे अल्टरनेट की वजह से। तो इधर वाला एंगल का वैल्यू भी इसी एंगल के बराबर होगा, सी। वैसे ये भी ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल बी है, इधर वाला भी एंगल क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जैसे देखिएगा ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इस स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ जो एंगल होगा वो ए बी सी तीनों मिला के होगा। और एक लाइन एंगल का वैल्यू कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। इसलिए बोला जाता है कि इंटीरियर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का वैल्यू ऑलवेज कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो ये है पहली प्रॉपर्टी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए इतना लिखिए। दूसरा प्रॉपर्टी, त्रिभुज का पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी देखिएगा, यही पे लिख रहा हूं मैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या हमें ध्यान रखना है, और इससे क्या सवाल बनेगा कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। त्रिभुज में समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, और इसका विपरीत भी सही है। जैसे समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, वैसे ही समान भुजा के सामने का कोण भी समान है। इसका विपरीत भी सही है। और समान भुजा के सामने का कोण भी समान होता है। यानी इक्वल एंगल का के सामने का साइड भी इक्वल होगा, और इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। समझाते हैं आपको, देखिए। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ले रहे हैं यहाँ पे, और ये एंगल ले रहे हैं, तो इस एंगल का अपोजिट साइड कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा। इस एंगल का अपोजिट साइड ये वाला साइड कहलाएगा, और इस एंगल का अपोजिट साइड ये एंगल कहलाएगा।
तो अगर ये दोनों एंगल बराबर हैं, लेट्स से ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, तो दोनों को बोल सकते हैं ना समान कोण है। इस कोण का भी मान थीटा है और इस कोण का भी मान थीटा है, तो क्या ये दोनों इक्वल एंगल हैं, समान एंगल हैं। तो एंगल के अपोजिट साइड यानी सामने वाली भुजा भी आपस में क्या होगा, समान। जैसे इसका नाम रहता अगर ए बी सी, मान लो इस ट्रायंगल का नाम है एबीसी, तो एंगल बी और एंगल सी समान है। एंगल बी के सामने के साइड का नाम क्या होगा, एसी, और एंगल सी के सामने का साइड का नाम क्या होगा, एबी। तो यही मैंने लिखा है कि यदि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, लिखा एंगल बी किसके बराबर है, एंगल सी के, तो एंगल बी के सामने वाला भुजा एसी और एंगल सी के सामने वाला भुजा एबी, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे, बराबर। यही बात यहाँ पे। इसका अपोजिट भी सही है। यदि सर कोण बराबर है तो कोण के सामने वाली भुजा भी बराबर होगी, और यदि भुजा बराबर है तो भुजा के सामने वाला कोण भी बराबर होगा। अर्थात यदि साइड ए बी इक्वल टू हो जाए, ये साइड ए बी बराबर हो जाए किसके, एसी के, यदि ए बी बराबर हो जाए एसी के, तो आप दावे से कह सकते हैं कि ए बी के सामने का एंगल कौन है, एंगल सी है। एंगल सी बराबर होगा एसी के सामने कौन सा एंगल है, बी, एंगल बी के बराबर। यही आपका कौन सा प्रॉपर्टी है, दूसरा प्रॉपर्टी। पहला प्रॉपर्टी है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, और दूसरा प्रॉपर्टी है कि समान भुजा के सामने का कोण समान होता है, या समान कोण के सामने का भुजा भी समान होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी, इसको भी नोट डाउन करें। तीसरा देखिएगा, जैसे दूसरा में आपने सीखा कि समान कोण के सामने की भुजा समान होती है, यानी एंगल अगर इक्वल है तो साइड भी इक्वल है, या साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल है। उसी तरह एंगल अगर बड़ा होगा तो उसका अपोजिट साइड बड़ा होगा, एंगल अगर छोटा होगा तो उसके अपोजिट साइड छोटे होंगे। यानी कह सकते हैं बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। ये आप कह सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी कि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है। इसका उल्टा भी सही है ना, कि बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होता है और छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा। जैसे यहाँ दोनों बात सही था भाई, भुजा बराबर तो कोण बराबर, यदि कोण बराबर तो भुजा बराबर। वैसे ही अगर बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा है और छोटी भुजा के सामने का कोण छोटा होता है, तो इसका उल्टा भी बोल सकते हैं कि छोटा कोण के सामने का भुजा छोटा होगा और बड़ा कोण के सामने का भुजा बड़ा होगा। समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने ट्रायंगल ले लिया, हमने एक ट्रायंगल ले लिया और हमने ये बता दिया, जैसे मान लो ट्रायंगल एबीसी है, इसका नाम है एबीसी, तो एंगल बी जो है वो अगर एंगल सी से बड़ा है, ये बात हमने पहले बता दिया कि एंगल बी एंगल सी से क्या है, बड़ा है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि एंगल बी बड़ा है किससे, एंगल सी से। बड़ा का सिंबल या इनइक्वालिटी ऐसे होता है। तो यदि एंगल बी एंगल सी से बड़ा है तो डेफिनेटली एंगल बी के सामने का भुजा एसी बड़ा होगा, एंगल सी के सामने का भुजा एबीसी। यही बात हमने यहां पे लिखा। समझ आ रहा है बात? इसका उल्टा भी सही है ना, कि जैसे देखो ये एसी बड़ा है एबी से, तो आप लिख सकते हैं यदि एसी बड़ा है एबी से, तो हम दावे से कह सकते हैं कि एसी के सामने का एंगल कौन है, बी, तो कोण बी भी बड़ा होगा एबी के सामने का एंगल सी से, एंगल सी से। दोनों बात सही है ना? तो एक ही बात है, मतलब भुजा बड़ा तो कोण बड़ा,
या कोण बड़ा तो भुजा बड़ा, दोनों में सवाल आया हुआ है। एक ही लिख दिए नहीं, देखिए यहाँ कोण बड़ा है तो भुजा बड़ा, यहाँ भुजा बड़ा तो उन्हें तो बतिया जो है। मैं ये कह रहा हूं कि दोनों के लिए आप रेडी रहिएगा। आपको ये पता है कि बड़ा भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, आप इसके लिए भी रेडी रहिए कि बड़े कोण के सामने का भुजा भी तो बड़ा होता है। बात देखिए तभी ना इसका वाइस वर्सा सही है, दोनों तरफ से हो रहा है, इसीलिए उल्टा भी सही हो जा रहा है इसका। तो एक भी अगर आपको ध्यान है तो हो गया, दोनों क्लियर है ये बात। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट भी नोट करिए। कोई त्रिभुज है, ठीक है, एक त्रिभुज है आपका, इसका नाम है ए बी सी। अगला प्रॉपर्टी है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, इसमें अगर एक भुजा, कोई भी भुजा, जैसे मान लीजिए बीसी साइड है, इसको हम आगे एक्सटेंड करते हैं पॉइंट डी तक। ऐसा रहता है कि त्रिभुज एबीसी में भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ा दिया, ऐसे रहा, तो क्या ये एंगल सी का बाह्य कोण होगा? ये इसका नाम तो कोण सी ही होगा, लेकिन बाह्य कोण सी होगा ना, इधर वाला तो अंतः कोण सी होता है। ये जो बाह्य कोण सी है, ये इन दोनों विपरीत आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये अल्फा एंगल है, ये बीटा एंगल है, और सपोज ये थीटा एंगल है, एंगल थीटा है। इसमें क्या होता है कि जो थीटा की वैल्यू होती है वो ऑलवेज अल्फा प्लस बीटा के बराबर होती है। यानी आप कह सकते हैं कि एक बाह्य कोण का मान विपरीत अंतः कोणों के योग के, ये कह सकते हैं आप लैंग्वेज में कि बाह्य कोण, एक बाह्य कोण का मान विपरीत अंतः कोण, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, यानी जिस अंतः कोण का आपने बाह्य लिया है उसके विपरीत अंतः कोण या उससे दूर वाले अंतः कोण। तो अगर ये बाह्य कोण ले रहे हैं, हमें इस अंतः कोण को छोड़ करके बाकी दो अंतः कोण बचेंगे, तो विपरीत अंतः कोण या आंतरिक कोण, कोण के योग के बराबर होता है। ये आपका है फोर्थ प्रॉपर्टी। या आप फिगर बना के ये लिख लेंगे तब भी आप समझ जाएंगे कि थीटा का वैल्यू हमेशा अल्फा प्लस बीटा के बराबर होगा। अल्फा बीटा क्या है? विपरीत अंतः कोण है। ये चौथी प्रॉपर्टी। ट्रायंगल है आपका, ट्रायंगल है एबीसी। ट्रायंगल का नाम क्या है? एबीसी। आपने फोर्थ प्रॉपर्टी में साइड बीसी को एक ही तरफ एक्सटेंड किया है। अभी ये जो साइड बीसी है, अगर मैं इसको दोनों तरफ बढ़ा दूं, जैसे इधर भी बढ़ा दूं और इधर भी बढ़ा दूं, ऐसे दोनों तरफ बढ़ा दिया, इधर पॉइंट डी तक बढ़ा दिया और मान लो इधर पॉइंट हमने ई तक बढ़ा दिया, तो आपको इस बार दो ठो बाह्य कोण दिखाई देगा। एक ठो बाह्य कोण सी होगा और एक ठो बाह्य कोण बी होगा। अब यहां इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर अगर हम बाह्य कोण बी और बाह्य कोण सी की बात करें, जैसे मान लो ये है x और ये है y, ये जो x प्लस वाई होगा, दोनों बाह्य कोण का जो योग होगा, वो एक इंटीरियर एंगल बचा हुआ है आपका, एंगल ए बचा हुआ है आपका, वो एंगल ए से 180 डिग्री अधिक होगा। आपको ये बात दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा ना? अच्छा, ये एंगल ए प्लस एंगल बी के बराबर होगा क्या? एक्स की वैल्यू इस प्रॉपर्टी से, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? इन दोनों एंगल के जोड़ के बराबर होता है।
तो मैं पूछूंगा x का मान कितना होगा, आप कहेंगे ना एंगल A प्लस एंगल B के बराबर होगा, बाह्य कोणों का वैल्यू अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। अभी मैं आपसे ये बोलूं, ये इंटीरियर एंगल क्या है, C है, अंदर है तो अंतः कोण ABC है, बाहर होता तो बाह्य कोण ABC हो जाएगा। तो बताओ y की वैल्यू प्रॉपर्टी नंबर 4 के अकॉर्डिंग क्या A प्लस C के बराबर होगा, बोलो भाई। तो y की वैल्यू हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C, एंगल A प्लस एंगल C। हमको x प्लस y चाहिए, तो अगर हमें x प्लस y निकालना है तो x का मान ए बी के फॉर्म में a प्लस बी है, x के जगह क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल B लिख सकते हैं, और y के जगह क्या लिखेंगे, एंगल A प्लस एंगल C। यहां लिख सकते हैं ना C प्लस A या A प्लस C, दोनों में से कुछ लिख सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का वैल्यू ऑलवेज 180 डिग्री होता है कि नहीं होता, त्रिभुज के तीनों कोणों का। तो आप इन तीनों के बदले में क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री लिख सकते हैं, तो बनेगा 180 डिग्री और प्लस एंगल A रह जाएगा। तो फाइनली आपको यही ना पता चला कि सर बाह्य कोण C और बाह्य कोण Y, Y को क्या पढ़े हैं हम लोग, बाह्य कोण B, Y का नाम क्या होगा, बाह्य कोण B, और X का क्या नाम होगा, बाह्य कोण C। तो बाह्य कोण B और बाह्य कोण C का योगफल जो होता है वो अंतः कोण A से 180 डिग्री अधिक होता है। यही बात लिखा था मैंने, नहीं समझ में आया, इसका लैंग्वेज लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं कि बाह्य कोण B प्लस बाह्य कोण C, बाह्य कोण B और बाह्य कोण C का योग अंतः कोण A से 180 डिग्री अधिक होता है। अगर आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि बाह्य कोण C और बाह्य कोण B का जो योग होगा वो अंतः कोण A से 180 डिग्री अधिक होगा। तो आप इस पैटर्न को अगर आप कैरी करें तो पूछ रहा हूं मैं, बताइएगा बाह्य कोण A और बाह्य कोण B का योग क्या होगा, बाह्य कोण A और बाह्य कोण B का योग हमेशा कितना होगा। तो आपको A और B का योग पूछ रहे हो, इसका मतलब वो अंतः कोण C से 180 डिग्री अधिक। जैसे B और C का योग A से 180 डिग्री अधिक हुआ, वैसे ही बाह्य कोण यहां A बोल दूं और यहां B बोल दूं, तो आप कहोगे ना एक्सटीरियर एंगल A और एक्सटीरियर एंगल B का जो सम होगा वो इंटीरियर C से 180 अधिक होगा। आपस में इंटरचेंज हो सकता है ना सब, तो बताना, दीपक कुमार बता दो तो, बाह्य कोण A और बाह्य कोण C का योग क्या होगा, बाह्य कोण A और बाह्य कोण C का योग क्या होगा, तो अंतः कोण B से 180 अधिक होगा। अब समझ गए होगे तीनों, ठीक। एंगल का पहला प्रॉपर्टी करवा देगा, यहां पे त्रिभुज के कोण दिए हुए हैं ना, तीनों कोण, तो आप ये क्या दिया है, इससे आपको क्या मतलब है, आपको तो ये पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा कितना डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहां पहला कोण कितना दिया हुआ है, x माइनस 46, दूसरा कोण x प्लस 96 और तीसरा कोण 8x। क्या त्रिभुज के इन तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा, तो तीनों को जोड़ के कितना लिखना है आपको, 180, और इसको हल करना है। तो x x सब एक साथ जुड़ जाएगा, तो 8 9 10, क्या 10x है आपके पास,
और ये सब जो नंबर्स है वो आपस में जुड़ेंगे, तो -46 + 96 मिलके 50 होगा क्या? -46 + 96 मिलके +50 होगा, बोलो। और इधर कितना है? 180। ये 50 उधर जाके घट जाएगा 180 में से, तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर? 180 में से 50 घट जाएगा, 130 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 10 से कट जाएगा और 13 आएगा। x का वैल्यू 13 डिग्री आ गया। आपको x पूछा है कि 2x पूछा है? तो अगर x का मान 13 डिग्री तो 2x का मान, तो आंसर आप सी ऑप्शन लगाएंगे ना, डी ने लगा दीजिएगा। हाँ देखो, पूछा है 2x, अगर पूछता x तब ना 13 डिग्री आंसर हो जाता। ये देखना होगा कि क्या पूछा है, तो आंसर 26 डिग्री है। समझ में आया होगा? कभी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का चर्चा होगा तो आपके दिमाग में कौन सी बात आनी चाहिए कि तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। यही से आप सवाल हल कर सकते हैं। सेकंड बताइए। 60 डिग्री, शानदार। देखिए सवाल क्या है, कह रहे ट्रायंगल एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में, और जैसे ही त्रिभुज एबीसी में बात हो रहा है तो आप कहोगे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 होना चाहिए। तो त्रिभुज एबीसी में इन्होंने कुछ जानकारी दिया है कि एंगल ए का आधा, एंगल सी का 1/3 और एंगल बी का भी आधा जोड़ने पे क्या होना चाहिए? 80। और बता दो एंगल सी का मान क्या रहेगा? ऑप्शन दिया हुआ है आपको। इस फ्रैक्शन में जो 1/2 1/3 है, आप चाहो तो एलसीएम लेके इसको लीनियर फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे नीचे 2 3 2 दिख रहा है, तो 2 3 2 का एलसीएम क्या है? 6। आप चाहे तो 6 का गुणा करके ये डिनोमिनेटर हटा सकते हैं ना। तो जैसे इसमें 6 का गुणा कर देंगे तो पूरे इक्वेशन में ना हो जाएगा। तो बताइए क्या बन जाएगा? 3a बनेगा ना हो, इसमें गुणा होगा तो 2c और इसमें गुणा होगा तो 3b, यही ना बनेगा। बराबर कितना दिखेगा? 6 × 80। क्या जो दिया हुआ था उस बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसी बात को ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब यहां देखो ध्यान से, सर C 2 ठो है, A 3 गो है और एंगल B भी 3 ठो है। अगर हम सबको 2-2 ठो ले ले तो क्या उसके बदले में 180 लिख सकते हैं? ऐसे समझो मेरी बात। जैसे ये 2C है, मैं 2A ले लेता हूं, मैं 2B ले लेता हूं और मैं 2C ले लेता हूं एक साथ। तो आप कहोगे सर ठीक है 2C तो आपने हूबहू वही रखा है, लेकिन 2A 2B अगर लिया तो एक ठो A और एक ठो B बचा है ना, अभी उसको मैं अलग से अगर रख लूं ऐसे तो भी तो 480 ही होना चाहिए। और यहां पे इस वाले बात को देखिए ध्यान से, आप कहते हो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी 180 होता है, लेकिन क्या सबको डबल कर दिए आप? तो ये 180 होगा कि डबल होके 360 हो जाएगा? हो जाएगा ना 360। तो इसके बदले में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 360 डिग्री। और ये 360 डिग्री जाके अगर घट जाए तो a प्लस बी का मान निकल जाए, नहीं निकल जाएगा? तो बताओ 360 अगर 480 में घटेगा तो इस a प्लस बी का मान क्या आएगा? आप कहोगे ना 480 में 360 घटा दीजिए 120 डिग्री होगा। तो a प्लस बी का मान कितना डिग्री आ जाएगा? 120 डिग्री आ जाएगा। अब आपको ये बात पता है कि सर a प्लस बी प्लस सी 180 होता है और a प्लस बी कितना आ चुका है? 120 आ चुका, तो C 60 ही ना बचा होगा, तभी ना 180 होगा। तो एंगल C निकालना है तो कौन सा आंसर हो जाएगा आपका? 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी कितना हो चुका है? 120। तो बचा हुआ C कितना होगा? 60 डिग्री हो जाएगा। अब कर सकते थे ऐसे, और भी तरीके होते हैं। और आपको कौन सा एंगल निकालना है? C एंगल निकालना है। तो आप अगर नहीं कुछ ये डिनोमिनेटर हटाना चाहते हैं, गुणा नहीं करना चाहते, तो कोई बात नहीं। आप ये बताओ, यहां a/2 है
और यहाँ b/2 है, और मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, c की। तो हम ये जानते हैं कि एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c का वैल्यू तो 180 होता है, लेकिन अगर by2 दिख रहा है तो क्या a/2 b/2 c/2 कर दूं तो 90 बोल सकता हूं क्या? जिस तरह से a प्लस b प्लस c 180 होता है, उसी तरह से a प्लस b प्लस c/2 की बात करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, आधा कर देंगे। तो अगर आप चाहें तो इन दोनों इक्वेशन को घटा करके c निकाल सकते हैं। देखिए घटाना क्यों? क्योंकि सर हमें a और b गायब करना है और निकालना क्या है, c। अगर मैं घटाऊंगा तो बताओ क्या a/2 कैंसिल हो जाएगा, b/2 कैंसिल हो जाएगा, यही दोनों में बचेगा। तो आप कहोगे सर अगर ऊपर वाला में से नीचे वाला घटा रहे हो तो क्या एंगल c/3 में से एंगल c/2 घटाना पड़ेगा, ये घटाना पड़ेगा, और इधर 80 में से 90 घटाना पड़ेगा। बोलिए ऐसा भी लिख सकते थे क्या इस सवाल को? तो c/3 माइनस c/2, यानी कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो नीचे 6 होगा और ये 2c माइनस 3c होगा क्या, ऐसा होगा एलसीएम लेके, और इज इक्वल टू 10 डिग्री कि माइनस 10 डिग्री, 80 में से 90 जाएगा तो माइनस 10 डिग्री ना। बहुत अच्छा, 2c में 3c गया माइनस एंगल c, और 10 छके माइनस 60 ना। अगर माइनस c का मान माइनस 60 है तो केवल c का मान 60 डिग्री हो जाएगा, तो भी आप आंसर पा जाएंगे सर। तो आप शुरू में नहीं गुणा करेंगे तो लास्ट में एलसीएम लेना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? कर सकते हैं आप। यहां पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ट्रायंगल एबीसी में ए और बी का अंतर 33 डिग्री है, बी और सी का अंतर 18 डिग्री है, और आप बताओ कि इस त्रिभुज के जो सबसे छोटा कोण है और सबसे बड़ा कोण है उसका योग क्या होगा। यानी आपको नहीं पता है कि ए बी सी में कौन छोटा है कौन बड़ा है, आपको तीनों एंगल देख के डिसाइड करना होगा, जो छोटा आएगा और जो सबसे बड़ा आएगा उसको जोड़ के बताना है आपको, ठीक है। ये दो बात तो ये खुद दिया है, और तीसरी बात एक ऑटोमेटिक इसमें होता है, किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग हमेशा कितना होता है। तो कहने का मतलब ये दो इक्वेशन खुद दिया है और तीसरा इक्वेशन ऑटोमेटिक होता है, तो आपको 3 इक्वेशन के मदद से निकालना है। पहला इक्वेशन दिया हुआ है एंगल ए माइनस एंगल, अच्छा एक बात और देखो कि अगर इसमें से इसको जोड़ दिया जाए तो बी बी तो कट जाता और ए और सी का अंतर हो जाता। अगर हम जोड़ देंगे, जैसे जोड़ दिए तो कट गया, और घटा देते तो सर ए और सी जुड़ जाता। तो हमको घटाने में फायदा है कि जोड़ने में? एक अच्छा एक बार घटा के देखते हैं थोड़ा। जैसे ये एंगल 33 है और ये 18 है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को घटा देता हूं, घटाऊंगा तो कुछ ऐसे ही ना करूंगा, इसमें से इसको घटा दूंगा ऐसे, तो बताना a माइनस बी में माइनस बी या प्लस सी होगा तो क्या a प्लस सी माइनस 2b होगा? मैं घटा रहा हूं, इसमें से उसको घटा रहा हूं, तो आपको a प्लस सी हो जाएगा और माइनस बी मिलके माइनस 2b हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 33 माइनस 18, ऐसे ही ना घटेगा। तो यहां आप देखिए ध्यान से, आप कहोगे सर a प्लस सी के जगह पर हम चाहें तो 180 माइनस बी लिख सकते हैं क्या? a प्लस सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस बी लिख सकते हैं। तो यहां हो गया 180 डिग्री माइनस एंगल बी, और ऑलरेडी माइनस 2b है, और इसका अंतर कितना हो जाएगा? 15 डिग्री। तो देखो केवल एक एंगल बी दिखाई दे रहा है, निकल जाएगा कि नहीं यहां से बी एंगल, माइनस 2b माइनस बी मिलके माइनस 3b, और ये 15 180 में घट जाएगा इधर आके, तो क्या 3b का मान 180 माइनस 15, 180 में 15 घटा लो, हाँ, तो ये 3b का ना मान हुआ,
केवल बी एंगल चाहिए तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो केवल बी एंगल का वैल्यू 165 बटा में कितना आएगा? 3 पचे 15, 3 पचे 15, 55 डिग्री आएगा। आप जानते हो कि अगर एक एंगल निकल गया तो सब निकल जाएगा। एंगल बी का वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो ए निकल जाएगा, और एंगल बी का ही वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो सी निकल जाएगा। नहीं हो जाएगा आपसे, खाली एक एक एंगल निकालना जरूरी था। तो बताइए आप इसको देख करके कि अगर एंगल बी 55 आ गया तो एंगल ए कितना होगा? आप कहोगे 55 प्लस 33 होगा, 55 33 88 डिग्री होगा। इसमें देखिएगा, अगर एंगल बी 55 डिग्री है तो 55 में 18 घट जाएगा तो एंगल सी निकल जाएगा। एंगल सी कितना हो जाएगा? 55 माइनस 18, 37 डिग्री। तीनों एंगल निकाल दिया, एंगल बी 55, एंगल ए 88 और एंगल सी 37। इसमें सबसे छोटा कौन है? 37 है, और सबसे बड़ा कौन है? 88 है। तो बताइए, इन्हीं को ना जोड़ के पूछा है। तो 88 प्लस 37 जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 125। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन, 125। तो आपको 180 का यूज जरूरी नहीं था शुरुआत में, अब घटा के भी निकाल सकते। बी और सी जोड़ के 140। तो आप इन दोनों इक्वेशन को एक साथ देखिएगा तो ए बी बी सी, यानी ए बी सी और एक एक्स्ट्रा बी है। तो भाई ए बी सी तो 180 होता है, ये जो एक्स्ट्रा बी है वही ना इन दोनों के जोड़ में 180 से एक्स्ट्रा वाला बात होगा। तो जैसे ही दोनों इक्वेशन जोड़िएगा तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक और बी, दो बेरी ना बी है, ये भी जुड़ जाएगा तो 65 प्लस 140। तो इतना तो पहले से ही पता है 180 होता है, नहीं होता है। और ये जोड़ के क्या आ गया साहब? 180 से 25 ज्यादा है, 205 ही है ना ये। तो बताओ 180 प्लस बी का मान ना 205, तो 180 में क्या ऐड होगा? आप कहोगे सर 180 में केवल 25 ऐड होता तो बन जाता क्या 205? इसका मतलब बी का मान क्या होना चाहिए? बी ने पूछा है आपसे, ठीक है, रहने दिया जाए। तो आप ना क्वेश्चन नंबर कहां तक? 25 तक आपको होमवर्क दे देते हैं, करके आइएगा, सारा बन जाएगा आपका।